नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुसीबत बन रहे अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार पर। भटकता पार्टी संगठन वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के उद्देश्य से में मदद नहीं करेगा। राज्यों में बीजेपी की कैबिनेट से एक के बाद एक कई रहस्य सामने आ रहे हैं। सफल G20 शिखर सम्मेलन और नारी वंदन बिल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शीर्ष पर होना चाहिए और वो ये डिजर्व भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उतने ही खुश हैं। हालांकि उन्हें थोड़ा विकासशील होना चाहिए। प्रधानमंत्री को जो देश के लिए करना था बखूबी किया, पर उनको जो पार्टी के लिए करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। हालांकि मोदी थोड़े निराश होंगे। यह केवल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के हालिया नतीजों के बारे में नहीं है, जो त्रिपुरा को छोड़कर थोड़े निराशाजनक थे। उपचुनाव के नतीजे उनके शासन का आईना नहीं थे। जमीन पर मौजूदा सत्ता समीकरणों के लिहाज से उपचुनाव अपने आप में महत्वहीन थे। प्रधानमंत्री मोदी को इसकी परेशानी होगी कि ये नतीजे कई राज्यों में उनकी पार्टी के पिछड़ने के कई संकेतकों के बीच नए थे। प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता होने की विभिन्न राज्यों से आ रही खबरें हैं। भ्रष्टाचार और अंदरूनी कलह के आरोप और भाजपा के भीतर नैतिक पतन की घटनाएं पार्टी की छवि खराब कर रही है। यूपी, एमपी, गोवा, उत्तराखंड भाजपा की कमान और नियंत्रण में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। भारतीय राजनीति में बहुत कुछ हुआ। हालांकि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में जीत के बावजूद बहुत कुछ नहीं बदला। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर अत्यधिक निर्भरता है और विपक्ष ने कोई विकल्प पेश नहीं किया है। भाजपा के भीतर बहुत कुछ बदल गया है या बदल रहा है। गुटबाजी और अंतर्कलह और अधिक तीव्र हो गई है। भ्रष्टाचार और नैतिक अधमता के आरोप एक नियमित विशेषता बनते जा रहे हैं। केकड़ा मानसिकता और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। हम इसके कैसे और क्यों पर बाद में विचार करेंगे। फिलहाल उपचुनाव भाजपा को कड़ा संदेश देते हैं। आइए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। त्रिपुरा में भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जहां उसने एक सीट बरकरार रखी और एक सीट वामपंथियों से छीन ली और पहली बार मुस्लिम बहुल बॉक्स नगर सीट जीती। भाजपा के प्रतिद्वंदी कई बहाने पेश कर सकते थे। बड़े पैमाने पर धांधली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और उसके उम्मीदवार की ओर से उदासीनता और पूर्व कांग्रेस मंत्री बोक्सा नगर के 2 बार के विधायक बिलाल मियां द्वारा उपचुनाव के 12 दिन पहले बगावत। उपचुनाव से पहले उनके भाजपा में चले जाने और उसके उम्मीदवार तफज्जल हुसैन, एक अन्य पूर्व कांग्रेस नेता को समर्थन। हालांकि सच्चाई यह भी है कि भाजपा को उस निर्वाचन क्षेत्र में 88% वोट मिले, जहां अनुमानित 66% मुस्लिम आबादी है। यह भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसका उसने पर्याप्त जश्न नहीं मनाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तुरंत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और पार्टी के अन्य नेताओं को बधाई दी। नड्डा ने ट्वीट किया, यह परिणाम माननीय PM मोदी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों के प्रति लोगों की स्वीकृति को दर्शाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी अध्यक्ष के संदेश से खुश नहीं होंगे। यदि त्रिपुरा के नतीजों ने डबल इंजन शासन के प्रति लोगों की स्वीकृति को दर्शाया, तो क्या यूपी के घोसी उपचुनाव में हार ने इसके विपरीत स्थिति को दर्शाया है? और यहाँ तक कि उत्तराखंड के बागेश्वर में जीत का अंतर भी कम हो गया। निसंदेह घोसी में यह एक चौंकाने वाली हार है, लेकिन क्या आप इसके लिए योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहरा सकते हैं? बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वह दारा सिंह चौहान की पार्टी में वापसी के विरोधी थे। चौहान ने योगी सरकार पर दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC विरोधी होने का दबाव लगाया, आरोप लगाया। 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा छोड़ दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी सपा के टिकट पर चौहान घोसी से चुनाव जीते। वो फिर बीजेपी और योगी कैबिनेट में वापसी चाह रहे थे। योगी यह नहीं चाह रहे थे कि उनके डिप्टी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्य भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी थे, जो केंद्रीय गृह मंत्री के करीबी हैं, ने चौहान को पार्टी में वापस लाने का काम किया। निष्ठा बदलने के मामले में चौहान की बसपा सपा भाजपा सपा भाजपा यात्रा उल्लेखनीय रही। इसलिए लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ जब वह भाजपा में लौटने के बाद उपचुनाव हार गए। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौहान की वापसी के खिलाफ थे, फिर भी उन्होंने उनके लिए प्रचार किया। इससे ज्यादा
वह कुछ नहीं कर सकते थे। यह पहली बार नहीं था कि योगी पर लगाम लगाने या उन पर राजनेताओं और नौकरशाहों को थोपने की आलाकमान के प्रयास का उल्टा असर हुआ। यदि उदाहरण देना शुरू करें तो कहने के लिए हजारों शब्द होंगे। घोसी उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी की रणनीति पर कुछ चिंताजनक सवाल खड़े कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की घटती प्रासंगिकता से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद थी। 2022 में बीएसपी ने घोसी में एक मुस्लिम को मैदान में उतारा, जिसे 54,000 से अधिक वोट और 21% वोट शेयर मिला। इस उपचुनाव में बसपा ने अपने समर्थकों से नोटा के लिए वोट करने के लिए कहा। नोटा को 1,725 वोट मिले। 2022 में नोटा को 1,249 वोट मिले। इसका मतलब है कि बसपा केवल 476 वोट ही जोड़ सकी। तो पार्टी के वोट मुख्य रूप से मुसलमानों और दलित कहां गए? घोसी में भाजपा का वोट शेयर 4% बढ़ गया। 2022 में 33% से इस वर्ष 37%, जबकि इस अवधि के दौरान एसपी के वोट शेयर में 15% की वृद्धि हुई। ऐसा लगता है कि मायावती के मतदाता अखिलेश यादव की पार्टी में पूरी तरह से चले गए। भाजपा के वोट शेयर में मामूली बढ़ोतरी का श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो 2022 में सपा के साथ थी, अब भाजपा की भागीदारी बन गई। घोसी में राजभरों की अच्छी खासी आबादी है, जिस पर एसबी-एसपी का प्रभाव है। सपा ने राजपूत नेता सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा था। अगर इससे भाजपा की उच्च जाति के वोट बैंक पर पकड़ में सेंध लग गई तो सत्तारूढ़ दल को अधिक चिंता करने की जरूरत है। योगी का चौहान की भाजपा में वापसी का विरोध सही निकला। भाजपा ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बागेश्वर सीट बरकरार रखी, लेकिन उसकी जीत का अंतर 2022 में 12,000 से अधिक वोटों से घटकर 2023 में 2,405 वोटों पर आ गया। भाजपा को सबसे अधिक नुकसान धूपगुड़ी में हार से हुआ, जो 2021 विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में पार्टी की लगातार 8वीं उपचुनाव हार है। केरल के पुथुल्ली विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपनी ईसाई आउटरीच पहल का चुनावी परीक्षण करने की कोशिश की। अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। उसे केवल 6,558 वोट मिले, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में उसे मिले वोटों से 5,000 से अधिक वोट कम थे। भाजपा ने इस उपचुनाव के पहले कांग्रेस नेता AK एंटनी के बेटे अनिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को बड़े पैमाने पर प्रचार करने के लिए उतारा। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने वोट शेयर में 14% अंकों की बढ़ोतरी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के वोट शेयर में 2019 विधानसभा चुनाव के बाद 23% अंकों की कमी आई। ये उपचुनाव अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी को चिंतित नहीं करेंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से अलग तरह का खेल है। तब लोग उन्हें वोट देंगे, लेकिन ढुलमुल होते पार्टी संगठन और राज्य के नेताओं को कई प्रकार के विवादों में घेरना मोदी को उनके उद्देश्य में मदद नहीं करेगा। उदाहरण के लिए उनके गृह राज्य गुजरात को ही ले लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अकेले दम पर पार्टी को जिताते रहे और देखिए कि उनकी पार्टी के सहयोगी क्या कर रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल के कार्यालय में एक पर्चा घोटाला सामने आया, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त सचिव परिमल शाह को स्थानांतरित कर दिया गया। हाल ही के दिनों में संदिग्ध कारणों से ट्रांसफर किए जाने वह सीएमओ के 5वें अधिकारी हैं। अन्य 4 अधिकारियों में पटेल के निजी सहायक, विशेष कर्तव्य अधिकारी और एक अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी शामिल थे। गुजरात भाजपा के महासचिव और राज्य भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के करीबी सहयोगी प्रदीप सिंह वाघेला ने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया। वह संदिग्ध भूमि सौदों से जुड़े तथाकथित पैम्फलेट घोटाले में नामित नामों में से एक थे। बेशक उन्होंने किसी भी संलिप्तता में इनकार किया। असम में बीजेपी पर आत्महत्या और घोटाले का साया मंडरा रहा। 44 वर्षीय भाजपा किसान मोर्चा महासचिव इंद्राणी तहसीलदार की पिछले महीने आत्महत्या से मृत्यु होने का संदेह था। इसे कथित तौर पर नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जोड़ा गया। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले तहसीलदार की अतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। साथ ही एक भाजपा पदाधिकारी के साथ उनकी बातचीत का ऑडियो क्लिप भी सामने आया था। ये 1-2 मामले नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। एक तरफ जहां उनकी छवि, उनकी इमेज दुनिया में हाई लेवल पर है, दूसरी ओर वहीं उनकी पार्टी के कुछ नेता अनर्गल बयान देकर, अनलगर गतिविधियां कर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।